तो वैलिड तलाक देनी होगी। यानी इस देश में आपके भाई ने तलाक तफवीज़ यानी डेलीगेटेड तलाक जो कोई किसी को बोल के कहलवाता है वो आपके भाई ने फिलहाल बैन करवा दी है। अगर शरीयत के अंडर भी तलाक देनी है तो वो भी सिविल कोर्ट के थ्रू दी जाएगी। ये आपका भाई कोर्ट को लिख के आया है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो रंग लाई हिना, जी हां साथियों, बात कर रहा हूं हिना बेनजीर की। बहुत दिन से कुछ बातें बंद लिफाफे में, आधी अधूरी, कच्ची पक्की आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो आज पूरा किस्सा सुनिए कि हिना बेनजीर का क्या है और क्यों आज के थंबनेल का टाइटल है कि रंग लाई हिना। तो साथियों फिलहाल हिना ये लड़ाई जीत चुकी है, इस तरीके से जीत चुकी है कि आज से लगभग साथियों 3.5-4 साल पहले हिना को, आप लोग को इतना पता होगा, उसके दो शौहर हैं, हस्बैंड हैं, एडवोकेट नकी, उन्होंने इसको अपने वकील के जरिए, एडवोकेट अख्तर के जरिए एक 11 पेज का तलाक भिजवाया था, जिसमें पूरी उन्होंने घटना लिखी थी, लेकिन उन्होंने अपना साइन नहीं किया था और साइन था सिर्फ और सिर्फ मिस्टर नकी यानी हिना के हस्बैंड के वकील एडवोकेट अख्तर साहब का। जब हिना ने मुझे इस बारे में बताया कि उसका तलाक हो गया है, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तो मैंने कहा देखो तलाक एहसन जो है या हसन जो है, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बहरहाल तुम मुझे अपना तलाक नामा भेज दो, मैं देखता हूं कि तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। यह बात आज से लगभग 4 साल पहले की है। जब मैंने उसका तलाकनामा देखा तो साथियों मैं दंग रह गया ये देखकर कि उसमें शौहर के हस्ताक्षर ही नहीं थे। सिर्फ जेएम अख्तर ने लिख दिया था या जीएम अख्तर ने, एडवोकेट ने, कि आपके शौहर ने मुझे हिदायत दी है या मुझे डेलीगेट की है ये तलाक, और डेलीगेटेड तलाक तलाक तफवीज़ कहलाती है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं भाई ये गलत है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट जाता नहीं हूं तो तुम्हारी मदद ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। फिर वो अश्वनी उपाध्याय जी के टच में आई, उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने हिना की डायरेक्ट मदद से अलग हटकर अपनी जो पिटीशन तैयार करी वो ये करी कि जो यूनिलैटरल तलाक है ये बंद होनी चाहिए। यानी हिना का पर्सनल जो ग्रीवियंस था कि मेरे शौहर ने नहीं, मेरे शौहर के वकील ने मुझे तलाक दी है, वो उस पिटीशन में नहीं रखा गया। वक्त बीतता गया, हिना भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गई, मामला ठंडे बस्ते में चला गया, तारीख पे तारीखें पढ़ती रहीं और इधर आपका भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हिना आपके भाई के कांटेक्ट में आई, उसने कहा कि सर आप को सुप्रीम कोर्ट आने लगे हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैंने जब उसकी पिटीशन में ये कमी देखी कि जो उसका मूल मुद्दा है उसको चैलेंज नहीं किया गया है, तो मैंने एक इंटरवीनिंग एप्लीकेशन डाली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने हिना से ये वादा किया कि अगर मुझे इस पे बोलने का मौका मिल गया या साहब ने अगर इंटरवीनिंग एप्लीकेशन सुन ली तो मैं तुम्हारा काम एक डेट में करवा दूंगा जो 4 डेट में नहीं हो पा रहा है। काम क्या था हिना का? हिना के 4-5 काम थे। एक हिना का काम यह था कि ये मूलतः तलाक ही गलत है, पहला। दूसरा, क्योंकि तलाक गलत है तो हिना का जहां बच्चे का एडमिशन होना था, उस टाइम हिना का बच्चा शायद 1 साल का था, अब 5 साल का है, तो उन्होंने भी कहा कि हस्बैंड का कंसेंट लेके आइए। हिना बच्चे का पासपोर्ट बनवाने गई तो उन्होंने भी कहा बच्चे का कंसेंट लेके आए, फादर का कंसेंट लेके आइए। उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाने गई बच्चे का, उन्होंने कहा फादर का कंसेंट लेके आइए। और इस बीच हिना की 2 मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जुरिडिक्शन की वजह से और नॉन पैरवी की वजह से लोअर कोर्ट से खारिज हो गई। यानी हिना को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था, उसके बच्चे को भी नहीं मिल रहा था। जब मैंने साहब के सामने ये बात रखी तो इनकी फाइल में 8 लड़कियों की बात है, तो मैंने सिर्फ हिना की रखी। साफ बात, उन 8 लड़कियों के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन मेरी जो क्लाइंट है या मेरा जिससे डायरेक्ट वादा है वो हिना बेनजीर थी। मुकदमा ये मैं प्रो बोनो लड़ रहा था और लड़ रहा हूं। प्रो बोनो का मतलब ये होता है कि 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, ना लखनऊ से दिल्ली जाने का भी पैसा लिया जाएगा। माने
शुद्ध प्रो बोनो। और मैं ही नहीं साथियों, हमारे जो वहां पर एओआर हैं, एडवोकेट पुलकित, उन्होंने भी मुझसे कहा कि रिजवान जी हम आपसे कोई पैसा इसके लिए नहीं लेंगे, और उन्होंने भी हिना से 1 रुपया नहीं लिया। सो आई थैंक हिम, क्योंकि ये जितनी भी मैंने लड़ाई लड़ी है ये कहीं ना कहीं एडवोकेट पुलकित की दरिया दिली के दम पर और उनके चेंबर की दरिया दिली के दम पर, एडवोकेट रजत हो गए, एडवोकेट अभिषेक हो गए, वगैरह वगैरह, उनके दम पे लड़ी है। तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक देम। साहब ने जब ये बात मेरी फरियाद सुनी, साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने, कि साहब ये बताइए कि उन्होंने मुझसे बोला, वकील साहब इंग्लिश में, यानी जाहिर मैं हिंदी में बता रहा हूं, कि अगली डेट जब लगेगी तब आपकी बात हम रख लेंगे। मैंने कहा मीलॉर्ड अगली डेट तक का टाइम ही नहीं है, इस लड़की की शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके शौहर ने इसे तलाक दिया नहीं है, और जहां इसका रिश्ता लगने जाता है वो आदमी कह देता है तुम्हारा तलाक तो इनकम्प्लीट है, मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं। कल को तुम्हारा शौहर आके मेरे दरवाजे पर अगर खड़ा हो गया ये कह के कि वो तलाक तो वकील ने दिया था, मैंने तो वकील से कुछ बोला नहीं था, तो साहब ये तो जेल चली जाएगी। तो सीजेआई साहब को लगा कि भाई ये मामला तो सुनना चाहिए। उन्होंने पूरा मामला सुना और उस हिना के हस्बैंड को हिदायत दी कि आपको, उनके वकील को, कि आपको अगले हफ्ते कोर्ट आना पड़ेगा, और साथ में उन्होंने ये भी ऑर्डर कर दिया कि आपको इनवैलिड तलाक नहीं दे सकते, अगर आपको तलाक देनी है तो वैलिड तलाक देनी होगी। यानी इस देश में आपके भाई ने तलाक तफवीज यानी डेलीगेटेड तलाक, जो कोई किसी को बोल के कहलवाता है, वो आपके भाई ने फिलहाल बैन करवा दी है। उसी 8 फाइलों में एक लड़की और है जिसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरी मजबूरी है, जिसके साथ उस दिन तक वादा था, मैं बहस उसी के लिए कर रहा था। तो साहब ने उसके शौहर को बुलाया, लेकिन जब पूरा आर्गुमेंट सुना साहब ने, ये पहले की बात है, अब साफ साफ बता दूं, तो साहब को जब मेरे बारे में थोड़ा सा इल्म हुआ, ये मेरी अच्छी किस्मत, तो साहब ने मुझसे कहा कि मिस्टर रिजवान, आप पूरे जो तलाक के सही तरीके हैं, सही तरीके समझिएगा। अभी रिजवान को पता है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखनी है। इतनी बड़ी बात ना रखो कि वो बात उलझ के रह जाए। और साहब ने जब मुझसे ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक शरीयत में इंटरफियर कर सकता है, वो पूरा आप लिख के लाइए, मैं आपको काम दे रहा हूं। तो ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि जिस चीज के लिए आपके भाई ने अकेडमिक तौर पे अपने आप को 15 साल तैयार किया था, इस देश की सर्वोत्तम अदालत का सर्वोत्तम जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपके भाई को यह जिम्मेदारी दे रहा था कि आप पूरा रिप्रेजेंटेशन बना के लाइए कि सही तरीके की तलाक क्या है। और मुझसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने, मुझसे नहीं, वहां पर अपना टिप्पणी करते हुए बोला कि नहीं, कोई बदलाव आना चाहिए, इस तरह से दादागिरी नहीं चलनी चाहिए और कुछ ना कुछ इस पर संयम होना चाहिए। तो आपके भाई को मौका मिला, आपके भाई ने 4 रातें जाग कर एक टोटल एनेक्स्टर लगाकर 80 पेज का एक पूरा सिनॉप्सिस किया और थीसिस लिखा और सामने जाकर साहब के समक्ष रख दिया। उसके बाद जब 3 दिसंबर की डेट आई तो साहब ने यह कहा कि क्योंकि दूसरी तरफ से समय मांगा गया है तो बीच में विंटर वेकेशंस आ जाएंगी, तो हम इसमें डेट 21 जनवरी की लगा रहे हैं और आज हम इस मुद्दे को नहीं सुनेंगे। तो मैं तो निराश हो गया। मैंने कहा, मैं तो सामने ही बैठा था, मैं तो लखनऊ से गया था कि आज हिना का मैटर नहीं सुना जाएगा। जो हिना की शिकायतें थी, तलाक तो इनवैलिड हो गई, उसका हस्बैंड भी आया था, लेकिन उसकी जो छोटी छोटी समस्याएं थी जो 4 साल से नहीं समझ रही थी, उसका भी आज समाधान नहीं होगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि साहब ने इशारे से कहा कि आइए आप डाइस पर, अब आप बताइए जो आपने एप्लीकेशन दी थी उसमें क्या क्या मांगा था। मैंने उनको 3-4 चीज़ें बताई कि साहब, एक हमने हस्बैंड का कंसेंट मांगा था पासपोर्ट बनने के लिए बच्चे का, स्कूल में हस्बैंड जाकर उसको इनरोल करवाए, क्योंकि अभी वो उसको टेम्परेरी एडमिशन दे रहे हैं, क्योंकि डिवोर्स एडहोक एडमिशन दे रहे हैं, क्योंकि डिवोर्स अभी पक्का नहीं हुआ है, आपने भी बोल दिया है कि इनवैलिड है, और उसको सर 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो साहब ने एक स्पीकिंग ऑर्डर किया, पासपोर्ट ऑफिस को अलग डायरेक्शन दिया, बैंक को अलग डायरेक्शन दिया, स्कूल को अलग डायरेक्शन दिया
कि हस्बैंड इनका लेटर लिख के देगा और हस्बैंड के वकील को अलग डायरेक्शन दिया कि आप इसके साथ कोऑपरेट करिए, लेटर लिख के दीजिए कंसेंट का, और ज़रूरत पड़े तो आप बैंक भी जाएंगे, पासपोर्ट ऑफिस भी जाएंगे और स्कूल भी जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आपका बच्चा है। और साथ में साहब ने हिना के बच्चे के नाम 10,000 पर मंथ का जो मेंटेनेंस था वो हिना के बच्चे को ऑर्डर में सैंक्शन कर दिया 4 साल बाद, मात्र आपके भाई के 2 आर्गुमेंट में। मैंने हिना के लिए कुछ नहीं मांगा, जो मैंने साहब से कहा कि हिना खुद कमा सकती है, फिलहाल जॉब नहीं कर रही है, कल को करेगी, 25, 30, 40 हजार वो अपने लिए कमा सकती है। तो साहब मुझे महिला के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये मैंने ऑन एफिडेविट दिया। साहब को ये सच्चाई बहुत अच्छी लगी, लेकिन वाइफ के लिए ऑप्शन ओपन रख रहा हूं कि वाइफ भी आगे जाके अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हों तो अपने हस्बैंड से ले सकती हैं मेंटेनेंस का पैसा। और उनके हस्बैंड को हिदायत दी कि आप जो तरीका है, अभी जो तरीका चल रहा है देश में, जो अभी बदलाव आएगा वो 21 जनवरी के आर्गुमेंट के मेन आर्गुमेंट के बाद आएगा, क्योंकि वो जो आर्गुमेंट होगा वो मेरे उस लेख के दम पर होगा जहां पर मैंने, यकीन करिए साथियों, ऐसी ऐसी चीजें निकाल कर साहब के सामने रखी हैं कि 21 जनवरी के बाद जब ये आर्गुमेंट होगा और साहब उसे पढ़ेंगे और सुनेंगे तो शरीयत में ही, अभी मैं यूसीसी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कहां दरार है, कहां से घुसना है, बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, यकीन करिए, विच विल सरप्राइज यू ऑल। और उसके बाद जो मैंने डेलीगेटेड तलाक के तफवीज का आर्गुमेंट 19 नवंबर को किया था और 3 दिसंबर से पहले ऑपोजिट पार्टी का या हिना का हस्बैंड के वकील ये मान गए 4 साल बाद कि उनसे गलती हुई थी, डेलीगेटेड तलाक का ये तरीका नहीं है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बोला था कि फिलहाल जो सही तरीका है, फिलहाल शब्द समझिएगा, 21 जनवरी के बाद भी हो सकता है ये फिलहाल वाला तरीका फेल करवा दूं मैं, हाँ, तो आपको उसी के दायरे में रहते हुए डिवोर्स देना होगा। तो उन्होंने अपनी गलती 4 साल बाद मानी और उसके बाद उन्होंने नया डिवोर्स हिना को भिजवाया। वो डिवोर्स का उन्होंने स्पीड पोस्ट नंबर भी भिजवाया। जब स्पीड पोस्ट नंबर पे हमने उस डिवोर्स को ट्रैक किया तो पता चला रॉन्ग एड्रेस होने की वजह से वो डिवोर्स भी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले वापस लौट गया। यानी फिलहाल जो हिना बेनजीर के हस्बैंड एडवोकेट नकी ने 4 साल बाद अपनी गलती मानते हुए फिर से जो डिवोर्स देने की कोशिश करी वो भी बेकार हो गई, क्योंकि उनकी गलती की वजह से, इनकम्प्लीट एड्रेस की वजह से वो चीज वापस पहुंच गई है और फिलहाल तलाक फिर खटाई में पड़ गया है। अब 21 जनवरी के बाद देखते हैं कि साहब सही तरीके पर क्या ऑर्डर देते हैं, क्या कमेटी बनाते हैं। लेकिन यकीन करो साथियों, तरीका वो लिख के आया हूं मैं सही कि आपको इस तरीके से अगर शरीयत के अंडर भी तलाक देनी है तो वो भी सिविल कोर्ट के थ्रू दी जाएगी। ये आपका भाई कोर्ट को लिख के आया है कि हिंदू मॉडर्न लॉ के हिसाब से थ्रू भले डिवोर्स दे, वो यूसीसी जब आए तब आए, लेकिन फिलहाल मौलानाओं के चक्कर में और ये गुंडागर्दी के चक्कर में जो मजहब के नाम पर हो रही है, आपको अगर शरीयत के दायरे में भी रहना है तो रहिए, लेकिन सही तरीके से सिविल कोर्ट के थ्रू नोटिस जाए, सिविल कोर्ट में मीडिएशन हो, वगैरह वगैरह। तो मैंने सिविल कोर्ट और शरीयत को आपस में मिला के फिलहाल एक नया तरीका इजाद करने की इस देश में कोशिश की है। अगर यह तरीका कामयाब हो गया तो मुझे यकीन आ जाएगा कि कहीं ना कहीं किसी सड़क के पत्थर पर मेरा नाम भी हमेशा के लिए खोद दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा। आप लोगों की मदद की और आप लोगों के सहयोग और शुभकामनाओं की बहुत बहुत जरूरत है और आप सबको लाख लाख शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।